Yes girls, we are talking about plant growth regulators. Plant growth regulators का मतलब क्या होता है? प्लांट हॉर्मोन्स. प्लांट हॉर्मोन्स को हम फाइटो हॉर्मोन्स भी कहते हैं. ठीक है. फाइटो हॉर्मोन्स में हमने जैसे स्टडी किया था पिछले पेज के अंदर, उसमें हमारे जो पीजीआरस होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और फाइटो हॉर्मोन्स और प्लांट हॉर्मोन्स, ये दो टाइप के होते हैं. ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं. ठीक है. ग्रोथ प्रमोटर्स में हमारे ऑक्सिन्स आते हैं, जिब्रेलिन्स आते हैं, साइटोकाइनिन्स आते हैं, इथाइलिन भी आता है इसके अंदर. इथाइलिन इज वन हार्मोन जो कि इट इज द ओनली हार्मोन जो कि गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये ग्रोथ प्रमोट भी करता है, साथ ही साथ ये ग्रोथ को इनहिबिट भी कर सकता है. सो इथाइलिन is basically included in both the groups, plant growth promoters as well as plant growth inhibitors. ठीक है. बट इट इज मेनली अ इनहिबिटर, तो इसलिए हम इसको इथाइलिन गैस को यहाँ पे रखते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स में, लेकिन ये ग्रोथ को प्रमोट भी करता है. तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि इट ओनली जो है लीड्स टू इनहिबिशन ऑफ प्लांट ग्रोथ, सो इट इज नॉट ट्रू. इट लीड्स टू प्लांट ग्रोथ ऑल्सो. इनहिबिशन नहीं करेगा, प्रमोशन भी करता है. And the only hormone which only and only inhibits plant growth is abscisic acid, ABA. ठीक है. बाकी ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स. जिब्रेलिन्स में ध्यान देना सिंगल आर है, बाकी डबल बी और डबल एल है. तो ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स, ये तीनों तुम्हारे जो है हमेशा प्लांट ग्रोथ करवाएंगे. ठीक है. उसके बाद इस वाले पेज पे हमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पेज हमारा. इसमें हमें सब कुछ लर्न करना है, एवरीथिंग जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है. ऑक्सिन्स, नेचुरल ऑक्सिन्स कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल ऑक्सिन्स कौन से होते हैं विथ देयर फुल फॉर्म. ठीक है. एडिनिन्स जो एडिनिन डेरिवेटिव्स कौन होते हैं, साइटोकाइनिन्स होते हैं. ठीक है. और कौन सा ऐसा साइटोकाइनिन है जो कि नेचुरली हमने आइसोलेट किया है प्लांट से, दैट इज जियाटिन. ठीक है. साइटोकाइनिन से काइनेटिन्स के ग्रुप के अंदर आते हैं, बट काइनेटिन्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं. जो नेचुरली अकरिंग जो है आपका साइटोकाइनिन, दैट इज जो जियाटिन. देन जिब्रेलिन्स जो होते हैं बेसिकली केमिकली अगर देखा जाए दे आर टर्पीन्स इन नेचर. ठीक है. सबसे पहला जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन और जिब्रेलिक एसिड सबसे पहला कौन सा डिस्कवर हुआ था, थर्ड डिस्कवर हुआ था. ठीक है. देन द ओनली प्लांट हार्मोन विच इज अ गैस इज कॉल्ड एज इथाइलिन गैस और इथिलीन. ठीक है. आर्टिफिशियल फॉर्म में इसको इथेफॉन कहते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. देन कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव ABA. ABA बहुत इंपॉर्टेंट है और इथिलीन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. बाकी हम अभी देखेंगे क्या क्या हमें चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान में रखनी है. नाउ अब हम ऑक्सिन से स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है. ऑक्सिन्स की जो डिस्कवरी थी, सबसे पहले तो साइंटिस्ट किसने डिस्कवर किया था, ऑक्सिन्स को डिस्कवर किया था वेंट ने. ठीक है. बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑक्सिन के ऊपर काम किया था, जिनकी वजह से ऑक्सिन्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चला. लेकिन कौन सा साइंटिस्ट था जिसकी वजह से ऑक्सिन्स डिस्कवर हुए एक्चुअल में, जिसने बताया कि यस एक हार्मोन है जो कि आपका ग्रोथ करवाता है टुवर्ड्स अ लाइट, और वो है ऑक्सिन. वो था साइंटिस्ट वेंट. ठीक है. और ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी. एक्सीडेंटल डिस्कवरी जो भी होता है उसको सेरेंडिपिटी कहते हैं. ठीक है. सबसे पहले जो ऑक्सिन्स पे जो काम करना शुरू किया था, सबसे पहले जो इस दिशा में जो काम करना शुरू हुआ था वो हुआ था चार्ल्स डार्विन. ठीक है. और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने काम करना शुरू किया था. इन्होंने कैनरी ग्रास ली थी. कैनरी ग्रास पे इन्होंने काम किया था. कैनरी ग्रास का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कॉल्ड एज फिलारिस. ठीक है. एंड कैनरी ग्रास जो है एक मोनोकॉट है. ठीक है. मोनोकॉट सीड के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं कॉलियोप्टाइल. ठीक है. ये सिर्फ मोनोकॉट और सिर्फ मोनोकॉट सीड के अंदर ही होता है, डायकॉट सीड के अंदर नहीं होता है. ठीक है. अब इस कॉलियोप्टाइल की अगर टिप को अगर हम एक लाइट दे एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, मैं लाइट दे रही हूं तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे आ रही है, कोई ऐसे आ रही है, आड़ी तिरछी लाइट आ रही है, एक डायरेक्शन में इसको लाइट दे रही हूं. तो वो क्या करता है, जो कॉलियोप्टाइल है टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, जहां पे लाइट आ रही होती है वहां पे वो बेंडिंग शो करता है. मतलब अगर लाइट यहां पे आ रही है तो इसने जो है बेंडिंग यहां पे शो करी है. ठीक है. अगर लाइट यहां पे आ रही होती तो ये बेंडिंग जो है यहां से शो करता. ठीक है. तो कॉलियोप्टाइल की क्वेश्चन आता है कि कॉलियोप्टाइल की जो अगर आप यूनिलैटरल लाइट डालो एक मोनोकॉट सीड के टिप पे, कॉलियोप्टाइल पे, तो वो किस टुवर्ड्स बेंड करेगी, टुवर्ड्स द लाइट और अवे फ्रॉम द लाइट, टुवर्ड्स द लाइट. ठीक है. और
टुवर्ड्स द लाइट उन्होंने ये देखा कि ये जो है जब भी आप लाइट डालते हो तो कोलियोप्टाइल जो है बेंड करता है। जब भी आपका प्लांट का कोई भी मूवमेंट होती है इन रिस्पॉन्स टू लाइट उसे कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट एंड फोटो मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ड्यू टू लाइट एक मूवमेंट हो रही है जो कि बेंडिंग हो रही है यहाँ पे, उसे हम कह रहे हैं फोटोट्रोपिज्म। तो चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने फोटोट्रोपिज्म को डिस्कवर किया था। इन्होंने देखा कि ये जब है ये बेंड तो करता है। अब जब भी कोई चीज बेंड करेगी तो एक साइड, जैसे कि ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, ये बेंडिंग शो कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रेट था। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे आपकी ग्रोथ ज्यादा हुई है और यहाँ पे आपकी ग्रोथ कम हुई है। अगर दोनों की ग्रोथ सेम हुई होती तो ये स्ट्रेट ग्रो करता स्ट्रक्चर, लेकिन क्योंकि इसकी ग्रोथ ज्यादा हो गई थी और इसकी ग्रोथ कम हुई थी तो ये स्ट्रक्चर जो है ऐसे बेंड हो गया। तो बेंडिंग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ द टिप। डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से होती है। अब कुछ ऐसा है कि यहाँ पे बेंडिंग, यहाँ पे जो ग्रोथ है वो ज्यादा क्यों हो रही है और यहाँ पे ग्रोथ कम क्यों हो रही है, यही हम पढ़ेंगे। जहां पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है ना वहां पे ग्रोथ ज्यादा होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन जो है, आपको ये पता चल गया कि आपने जहां पे भी आप लाइट डालोगे कि जिस भी डायरेक्शन से लाइट आएगी उसी डायरेक्शन में आपका कोलियोप्टाइल की टिप जो है वो बेंड करेगी। यहाँ पे लाइट आ रही है तो कोलियोप्टाइल यहाँ पे बेंड करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ऑक्सीजन कहाँ प्रोड्यूस होगा? ऑक्सीजन आपका यहां प्रोड्यूस होगा या यहां प्रोड्यूस होगा? वो अवे फ्रॉम द लाइट प्रोड्यूस होता है। तो यूनिलैटरल लाइट इस डायरेक्शन में आ रही थी तो इस वाली जगह पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा, ऑक्सीजन इस जगह पे प्रोड्यूस होगा। और इस जगह पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने की वजह से ऑक्सीजन क्या कराता है? ग्रोथ कराता है। तो जहां पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा वहां पे ग्रोथ ज्यादा होगी। तो इसलिए इस वाली साइड पे ग्रोथ जो थी वो आपकी ज्यादा हुई, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा था, यहां पे नहीं प्रोड्यूस हो रहा था इतना, यहां पे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया था कि टिप पे हमने लाइट दी और जो टिप था वो कर्विंग, उसने कर्वेचर शो किया। ठीक है, तो टिप पे कुछ ऐसा प्रोड्यूस हुआ जिसकी वजह से कर्व प्रोड्यूस हुआ। और वो क्या प्रोड्यूस हुआ था? वो हुआ था ऑक्सीजन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट की वजह से। और जो बेंडिंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दैट इज कॉल्ड एज फोटोट्रोपिज्म। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने टिप को कट कर दिया। टिप को कट करने को हम कहते हैं डीकैपिटेट करना। डीकैपिटेट। सो दे डीकैपिटेटेड द टिप, मतलब टिप को उन्होंने कट कर दिया। कट करने के बाद उन्होंने इस डायरेक्शन, ये टिप तो हट गई, उनकी कट हो गई बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद जो ये बचा पोर्शन, इस डायरेक्शन पे उन्होंने लाइट डाली। लाइट डालने से उन्होंने देखा कोई भी कर्विंग नहीं हुई। दैट मीन्स टिप जरूरी है कर्व होने के लिए, मतलब टिप पे ऐसा कुछ प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से कर्विंग जो है प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उन्होंने डार्विन ने बोला कि टिप पे जब हम लाइट, यूनिलैटरल लाइट मतलब एक ही डायरेक्शन से आने वाली लाइट को जब हम टिप पे, कोलियोप्टाइल पे, जब हम कोलियोप्टाइल की टिप के ऊपर जब हम डालते हैं ऐसी लाइट को, तो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जो कि बेंडिंग कराता है। इस सब्सटेंस को उन्होंने नाम दिया ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो कभी आपको नीट में क्वेश्चन आया कि ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस किसने दिया था और व्हाट इज द ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉलोइंग? ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनेन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन। तो ऑक्सीजन होगा। और ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस टर्म किसने दी थी? डार्विन एंड डार्विन ने। ठीक है, ऑक्सीजन लेकिन सबसे पहले जो डिस्कवर किया था प्रॉपरली कि ये है ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो वेंट ने डिस्कवर किया था। ठीक है, और ऑक्सीजन को आइसोलेट कहां से किया गया था? ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था ऑक्सीजन को। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड एक्सपेरिमेंट हुआ था हमारा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट किसने किया ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने टिप को, जो टिप था उसको उन्होंने फॉइल से कवर करा दिया और फिर उन्होंने लाइट डाली। तो फिर से कोई भी कर्वेचर शो नहीं हुआ कोलियोप्टाइल की टिप का। इसका मतलब कि जब तक टिप एक्सपोज्ड नहीं हो जाती पूरी तरीके से, लाइट उसके ऊपर पड़ नहीं जाती, तब तक ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है। खाली आप टिप पे लाइट डाल दो, टिप प्रेजेंट हो, अगर या तो आप टिप हटा दो तब भी आपका कर्वेचर नहीं आएगा।
टिप रखो लेकिन उसको कवर कर दो और फिर लाइट डालो, तब भी आपका कर्वेचर नहीं आएगा। जब तक कि टिप प्रेजेंट ना हो और टिप के ऊपर आप टिप खुली हुई ना हो, उसके ऊपर लाइट डायरेक्टली फॉल ना कर रही हो, तब तक आपका ऑक्सीजन सिंथेसाइज नहीं होगा। और जब तक ऑक्सीजन सिंथेसाइज नहीं होगा तब तक आपकी जो है बेंडिंग नहीं होगी। ठीक है, अब वेंट ने जो है काम किया था ओट्स के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि डार्विन ने किस पे काम किया था और वेंट ने किस पे काम किया था, क्योंकि आप ये 12th क्लास में जानोगे कि जब हम किसी भी कोई भी रिसर्च करते हैं तो हम अपना एक ऑर्गेनिज्म चूज करते हैं। दैट ऑर्गेनिज्म कुड बी अ बैक्टीरिया, कुड बी अ माइक्रोब, कुड बी अ प्लांट, कुड बी अ फंगस, कुड बी एन एनिमल। ठीक है, तो इन्होंने एक प्लांट चूज किया है दोनों ने, लेकिन दोनों ने अलग अलग प्लांट्स चूज किए। इसने ओट्स चूज किए, उसने कैनरी ग्रास चूज किया था। ओट सीडलिंग्स जो है, ओट सीड्स का जो ओट्स का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एविना। ठीक है, एविना के कॉलियोप्टाइल के ऊपर स्टडी किया। अगेन कॉलियोप्टाइल अगर हम बात कर रहे हैं तो एविना क्या है, एक मोनोकॉट है, क्योंकि मोनोकॉट सीड के अंदर ही कॉलियोप्टाइल होता है। और वेंट ने ही आइसोलेट किया था ऑक्सिन को। ठीक है, और ठीक है, इसने आइसोलेट तो किया ऑक्सिन को, लेकिन ऑक्सिन को आइसोलेट किया कहां से था, ह्यूमन यूरिन से किया था। ठीक है, ह्यूमन यूरिन से सबसे पहले आइसोलेट हुआ था ऑक्सिन। ठीक है, अच्छा, वेंट ने लेकिन जो ऑक्सिन आइसोलेट किया होगा वो ओट से किया होगा, लेकिन ओट्स से ऑक्सिन आइसोलेट तो किया, लेकिन उसके आइसोलेट करने से पहले किसी और ने ह्यूमन यूरिन से जो है आपका ऑक्सीजन आइसोलेट कर लिया था। अब आई डोंट नो कि ह्यूमन यूरिन से जो ऑक्सीजन जो आइसोलेट किया था वो वेंट ने किया था या किसी और ने किया था, बट द ओनली थिंग आई नो इज कि वेंट ने जो है ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था और आइसोलेट भी किया था ऑक्सीजन को, और उसने काम किया था ओट सीडलिंग्स के ऊपर। ठीक है, अब इसने क्या किया था, इसको ये समझ में आ गया था फ्रांसिस डार्विन के एक्सपेरिमेंट से कि टिप पे कुछ प्रोड्यूस हो रहा है जो कि बेंडिंग करा रहा है जब भी उसके ऊपर लाइट प्रोड्यूस होती है। तो इस टिप के ऊपर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इसको स्टडी करने के लिए उसने कॉलियोप्टाइल की टिप को काट दिया, मतलब डीकैपिटेशन करा दिया कॉलियोप्टाइल का टिप का, और इस टिप को रख दिया एक एगार ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, अब इस टिप के ऊपर जब लाइट पड़ी होगी तो लाइट पड़ने के बाद इसके ऊपर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ होगा, फिर उन्होंने उसको काट दिया और फिर उन्होंने इसको एगार प्लेट पे रख दिया। तो जैसे ही एगार प्लेट पे रखा, इसके अंदर जितना भी ऑक्सीजन था वो नीचे नीचे सिरक के एगार ब्लॉक के ऊपर चला गया। अब इस एगार ब्लॉक को इन्होंने दोबारा से इसी जो जिसकी टिप काटी गई थी उसी कॉलियोप्टाइल के ऊपर रखा, लेकिन रखा इस तरीके से कि वो आधा अंदर आधा बाहर था। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से आप कि आपका जो ये है ऑक्सीजन यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहां पे आपकी लाइट आई है। ठीक है, अगर लाइट यहां पे आई होती तो आपको पता है कि आपका जो है बेंडिंग यहां पे हुई होती। अब क्या है कि यहां पे लाइट जो है वो उन्होंने एक सेकंड रुकना, रबड़ इरेजर, इधर है ना, बीच में इधर ही होगा कहीं ना कहीं। नहीं है रेजर, अच्छा ओके। सो यहाँ पे देखो जरा कि ये हमारा कट टिप है, कॉलियोप्टाइल है, और इसके ऊपर मैंने जो है एगार का ब्लॉक रखा है। ठीक है, अब मैं कोई भी लाइट नहीं दे रही हूं। ठीक है, लाइट देने से क्या होता है, तभी कर्वेचर हमारा आता है, क्योंकि लाइट दोगे आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा तभी आपका जो है बेंडिंग होगी, ग्रोथ होगी। ग्रोथ बेंडिंग क्यों होगी, क्योंकि ग्रोथ होगी। ठीक है, अगर मैं आपको लाइट ना देके डायरेक्टली ऑक्सीजन दे दूं तब भी तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी। आपकी अल्टीमेटली यहां पे ग्रोथ हो क्यों रही है, ग्रोथ इसलिए हो रही है क्योंकि आप लाइट दे रहे हो, लाइट देने के बाद यहां पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है और ऑक्सीजन की वजह से ग्रोथ हो रही है। अगर मैं लाइट ही ना दूं और डायरेक्टली आपको ऑक्सीजन दे दूं तो भी तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी। अब यहां पे ऑक्सीजन है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ रहा है आपका, यू आर गिवन दिस फिगर।
ठीक है, इसमें कहीं पे भी लाइट गिवन नहीं है, ना तो यहाँ पे लाइट है ना यहाँ पे लाइट है, आपको नहीं कहीं पे भी लाइट गिवन नहीं है। आपको बस बताया गया है कि इस ब्लॉक के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आपको ये बताना है कि कहाँ पे बेंडिंग होगी, डायरेक्शन ए में बेंडिंग होगी या डायरेक्शन बी में बेंडिंग होगी। तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन है तो इस वाली साइड पे ग्रोथ जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है, और इस वाली साइड पे जो है ग्रोथ कम होगी क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इससे पता चल रहा है कि जो आपकी बेंडिंग है वो इस तरीके से होगी। तो टुवर्ड्स ऑप्शन ए के टुवर्ड्स आपकी बेंडिंग होगी। अगर इस ब्लॉक को मैं इस तरीके से रखती, तो यहां पे ऑक्सीजन होता, यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां की ग्रोथ ज्यादा हो गई, यहां की ग्रोथ कम हो गई, तो बेंडिंग मेरी इस टाइप से होती। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन कहां पे प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जिस जगह पे जिस पॉइंट पे प्रेजेंट होगा उस पॉइंट की ग्रोथ ज्यादा होगी और फिर झुकाव उसी तरीके से हो जाएगा आपका, ठीक है। अब अगर आपका एक जगह ये है ग्रोथ यहां पे हो रही है और यहां पे जो है ग्रोथ कम हो रही है, तो आपको अपने आप पता चल रहा है कि ये जो चीज है अब यहां पे अपने आप ही ये जो चीज एक्स्ट्रा जो चीज है यहां पे ये बेंड कर जाएगी, ठीक है। और ये मतलब आपको समझ में आ गया ना कि जहां पे ऑक्सीजन है वहां पे आपका ग्रोथ जो है वो ज्यादा होगा और जहां पे ज्यादा होगा वो वहीं से टर्न ले लेगा। तो आप अपने आप बता सकते हो, या तो आपको लाइट गिवन हो कि लाइट की डायरेक्शन गिवन है, क्योंकि लाइट की डायरेक्शन की टुवर्ड्स बेंडिंग होती है और जहां से लाइट आ रही होती है उसके अपोजिट पॉइंट पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, इसीलिए डिफरेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, ये हो गया था, वेंट ने बताया था ये। अब वेंट ने जो क्या किया कि जब वेंट को ये पता चला कि ब्लॉक के अंदर, एगार ब्लॉक के अंदर कोई सब्सटेंस था जो कि ग्रोथ करा रहा है, तो ग्रीक टाइम पे वेंट वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट। तो ग्रीक में बोला जाता है टू ग्रो का मतलब होता है ऑक्सीन, ग्रो करने को कहते हैं ऑक्सीन। तो उसने नाम रखा इस हार्मोन का ऑक्सिन, ठीक है। तो इसलिए उसने इसका नाम रख दिया ऑक्सीन। ही गेव द टर्म, ग्रीक लैंग्वेज में ग्रोथ को कहते हैं ऑक्सीन। सो वेंट गेव द टर्म ऑक्सिन कि लाइट की प्रेजेंस में जो एक कॉलियोप्टाइल की जो टिप पे एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से कॉलियोप्टाइल की टिप जो है वो बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द लाइट, उस हार्मोन को कहते हैं ऑक्सिन। ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है हमेशा टिप्स पे प्रोड्यूस होता है कॉलियोप्टाइल की, जो भी आपकी सीडलिंग है, मोनोकॉट सीड जो है उसकी टिप्स पे प्रोड्यूस होता है। नॉट जस्ट कॉलियोप्टाइल, एक और स्ट्रक्चर होता है कॉलियोराइजा, उसके भी टिप पे प्रोड्यूस होगा आपका, ठीक है। तो टिप्स ऑफ द शूट्स एंड रूट्स पे आपका जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, बट इट मूव्स टू द सब अपाइकल रीजन्स। मतलब ये आपका शूट टिप है, यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन, और ये आपका रूट टिप है, यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है आपका ऑक्सीजन। और उसके बाद प्रोड्यूस होने के बाद एपेक्स के नीचे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पे वो मूव करता है। तो ऊपर से वो नीचे आ रहा है और नीचे से वो ऊपर जा रहा है। तो जा कहां पे रहा है? टुवर्ड्स द बेस। तो पोल्स पे प्रोड्यूस हुआ है, पोल्स से प्रोड्यूस होके वो जा कहां पे रहा है? बेस के टुवर्ड्स। सो ट्रांसपोर्ट इज टुवर्ड्स बेस फ्रॉम द पोल्स। तो इसको कहते हैं पोलर टू बेसिपेटल ट्रांसपोर्ट और पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन जो बनता है, ये एक नीट में क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है, ऑक्सीजन किस अमीनो एसिड से बनता है? ट्रिप्टोफैन से। एंड ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कराने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? जिंक की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन एक वीकली एसिडिक हार्मोन है। जिब्रेलिन्स आप पढ़ोगे आगे जाके, जिब्रेलिक एसिड, ये भी एक एसिडिक हार्मोन है। और जो आपका ऑक्सीजन है ये भी आपके काइंड ऑफ एसिडिक हार्मोन्स ही होते हैं। नाउ फंक्शन सबसे पहले है इसका रूट फॉर्मेशन। स्टेम कटिंग्स क्या होती है बेटा? स्टेम आपने क्या किया कि जैसे कि रोज के अंदर हम क्या करते हैं कि रोज को, अगर मुझे जो है रोज प्लांट उगाना है, मेरी फ्रेंड के पास एक रोज का पौधा है, मैं क्या करूंगी, उससे एक छोटा सा स्टेम का पोर्शन काट के ले आऊंगी, ठीक है, और अपने जो है गमले में मिट्टी डाल के उसके अंदर उसको डाल दूंगी, तो मेरा जो है रोज प्लांट उग जाएगा। लेकिन कोई भी एवे ही टुकड़ा मैं काट के नहीं ला सकती स्टेम का। स्टेम को वो टुकड़ा चाहिए जिसके अंदर एक नोड होना चाहिए। नोड क्या होता है? ये एक स्टेम है मेरी,
ठीक है। इस स्टेम के अंदर जो होते हैं ऐसी लाइंस होती हैं, ठीक है। इन लाइंस को बोला जाता है नोड्स। इन्हीं से आपकी लीफ निकलती है और इन्हीं से आपके जो है फ्लावर्स निकलते हैं और इन्हीं पे आपका जो है फ्रूट बनता है। नोड्स के बीच का जो पोर्शन होता है उसको बोला जाता है इंटरनोड्स, ठीक है। तो नोड एक स्टेम का एक पोर्शन छोटा सा काटा हुआ जिसके अंदर एक नोड हो उसे बोला जाता है स्टेम कटिंग, ठीक है। अब स्टेम कटिंग जो है तभी तो वो एक प्लांट को जन्म दे पाएगा जब उसके पास रूट्स होंगी, क्योंकि रूट्स ही तो है जो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। खाली सनलाइट से और खाली सनलाइट से या एयर से आपका जो है फूड सिंथेसाइज नहीं होता है। आपको ग्लूकोज सिंथेसाइज करने के लिए CO2 प्लस H2O चाहिए। H2O कहाँ से लोगे आप? रूट से लोगे, सॉइल से लोगे, और सॉइल से लेने के लिए रूट्स चाहिए। तो स्टेम कटिंग आपने अगर डाल दी है तो आपको जो है उसके अंदर सॉइल के अंदर खाद होनी चाहिए, और खाद के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन्स होते हैं, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन्स होते हैं। तो अगर आप ऑक्सीजन्स डाल दोगे स्टेम कटिंग्स के साथ तो आपका जो है स्टेम जो है वो प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसे कहते हैं प्लांट प्रोपेगेशन। एक प्लांट से मैंने दूसरा प्लांट जो है ग्रो कराया है। मैंने सीड्स के थ्रू प्लांट ग्रो नहीं कराया है। एक प्लांट के एक हिस्से को मैंने लिया स्टेम कटिंग को और मैंने दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस कर दिया। इसे कहते हैं प्लांट प्रोपेगेशन। नाउ इट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। इट इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी मतलब डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट द सीड्स। आपने बनानास देखे होंगे, जो हमें जो मार्केट में जो बनाना मिलता है वो हमारा जो बनाना होता है दैट बनाना इज सीडलेस, जो मार्केट में हमें जो रेडी पे जो मिलते हैं बनानास। लेकिन अगर आप गांव में जाओगे तो आपको जो बनाना है उसके अंदर काले काले बीज मिलते हैं, वो होते हैं वाइल्ड बनानास, ठीक है। जो मार्केट में जो बनाना प्रोड्यूस हो रहे हैं वो पार्थेनोकार्पी से लाए जा रहे हैं, ठीक है। तो पार्थेनोकार्पी इज डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट द सीड्स। फॉर एग्जाम्पल टोमेटोज भी हमने जो है आर्टिफिशियली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे टोमेटोज जिनके अंदर सीड्स ना हो, ठीक है, बाय द यूज ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। सो पार्थेनोकार्पी के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है? ऑक्सिन यूज होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्लांट प्रोपेगेशन में कौन सा हार्मोन यूज होगा? ऑक्सिन यूज होगा। देन ये जो होता है एब्सिशन को प्रिवेंट करता है यंग स्टेजेस में। अब बेटा दो चीजें हैं, एब्सिशन एंड सेनिसेंस। सेनिसेंस को कहते हैं एजिंग, ठीक है। किसी भी प्लांट का जब उसकी एज हो जाती है तो उसका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। एक लीफ जब बूढ़ी हो जाती है तो उसके अंदर से क्लोरोफिल टूटना शुरू हो जाता है और वो ग्रीन से येलोइश में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं उस लीफ की एजिंग शुरू हो गई है। अब वो येलो हो गई, अब कुछ टाइम के बाद वो तुम्हें ना नीचे गिरी हुई मिलेगी, मतलब अब उसके बाद वो शेड हो जाती है। तो एक सबसे पहले होती है एजिंग। एजिंग होने के बाद जो भी प्लांट के एजिड पार्ट्स होते हैं उनको प्लांट से तोड़ के फेंक दिया जाता है। इस तोड़ने वाले प्रोसेस को बोलते हैं एब्सिशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? सेनिसेंस होगा। सेनिसेंस के बाद जो सेनिसेंट ऑर्गेन्स हैं प्लांट के, ठीक है, उनको प्लांट से शेड कर दिया जाएगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज एब्सिशन। सो एक फ्रूट है, अभी वो यंग फ्रूट है, ठीक है। तो यंग फ्रूट जो है वो अभी शेड नहीं होगा क्योंकि अभी उसके अंदर एजिंग नहीं हुई है। लेकिन जब एक फूड मैच्योर हो जाता है, जब वो पक जाता है, तो हम उसे कहते हैं वो मैच्योर हो गया, अब उसकी एजिंग हो गई है। जितना जितना मैच्योर होता जाता है उतना उतना वो मीठा होता जाता है, ठीक है। और उसी हिसाब से जब वो बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा, बिल्कुल पक जाएगा, तो हम कहेंगे अब इसकी एजिंग स्टार्ट हो गई है, तो उसको वहां से तोड़ दिया जाएगा। सो एब्सिशन एक गलत प्रोसेस नहीं है, ये एक अच्छा प्रोसेस है। क्योंकि आपको अगर आपको एक फ्रूट को पेड़ से नीचे गिराना है तो आपको एब्सिशन प्रोसेस चाहिए। अगर आपकी डेड लीव्स प्लांट पे अटकी रह गई, वो डेड है, तो उसके अंदर खामखा पानी भी जा रहा है, उसके अंदर खामखा फूड भी जा रहा है, तो वो क्यों जा रहा है उसके अंदर? उसको तोड़ के अलग करो जिसकी वजह से एक नई चीज राइज हो, वहां पे नई लीफ आए, न्यू लीफ आए, ग्रीन कलर की आए, फोटोसिंथेसिस करे, ग्लूकोज सिंथेसिस करे, प्लांट पार्ट्स को एक्स्ट्रा फूड मिलेगा, ठीक है। एक डेड लीफ को रख के क्या मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये जो डेड लीफ को तोड़ने का काम है,
इसको क्या कहते हैं, एब्सिशन। सो एब्सिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कि एक्चुअली में रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अगर ये खामखा यंग स्टेजेस में हो जाए तो ये एक हार्मफुल प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि हमें यंग स्टेजेस में एब्सिशन नहीं चाहिए, हमें ओल्ड स्टेजेस में एब्सिशन चाहिए। पहले सेनिसेंस होगा, उसके बाद ही एब्सिशन होना चाहिए। सेनिसेंस से पहले अगर एब्सिशन हो रहा है देन इट इज अ हार्मफुल प्रोसेस। तो ऑक्सिन्स क्या करते हैं, ऑक्सिन्स आर ग्रोथ प्रमोटिंग, ये हमेशा ग्रोथ कराने वाले काम करते हैं। ग्रोथ हो गई, पक गया है अब फ्रूट, अब इसको गिराना है, चलो अब इसको हेल्प करते हैं गिराने की। लीफ थी, ग्रो कराया उसको अच्छे से, ग्रो कराने के बाद जब उसके अंदर अपने आप ही एजिंग शुरू हो गई तो ऑक्सिन्स को लगा कि नहीं अब इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हटाओ भी। तो ऑक्सिन्स एक अच्छे हार्मोन्स हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वो यंग स्टेजेस में एब्सिशन को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन ओल्डर स्टेजेस में एब्सिशन को प्रमोट भी करते हैं। लेकिन एब्सिसिक एसिड जो होता है वो आपका यंग स्टेजेस में भी कई बार एब्सिशन करा देता है, ठीक है। तो दैट इज वन हार्मोन जो कि ये नहीं देखेगा कि यंग स्टेज है या ओल्ड स्टेज है, वो आपका एब्सिशन कराएगा, ठीक है। नाउ जो आपके ऑक्सिन्स होते हैं दे आर यूज्ड एज हर्बिसाइड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज यूज्ड एज अ हर्बिसाइड। उसमें जो आपका ऑक्सिन नाम नहीं होगा, उसमें आपका नाम दिया होगा 2,4-D, ठीक है। 2,4-D जो है ये एक सिंथेटिक ऑक्सिन है और ये जो है डाइकॉट वीड्स को जो है किल करता है। वीड का मतलब होता है ऐसा पौधा जो कि उस जगह पे उगना नहीं चाहिए था जहां पे वो इस वक्त उग रहा है, तो वो उस जगह के लिए एक वीड माना जाएगा, ठीक है। लेकिन जहां पे उसको उगना चाहिए वहां पे वो वीड नहीं कहलाएगा। लेकिन जहां पे आप एक राइस क्रॉप्स आपने ग्रो किए है और यहां पे बाय चांस कोई और एक प्लांट ग्रो कर जाता है, तो वो प्लांट उस फील्ड के लिए एक वीड कहलाया जाएगा, क्योंकि वो अननेसेसरीली वहां पे ग्रो कर रहा है जबकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे जितने भी क्रॉप्स होते हैं ना वो सारे मोनोकॉट्स होते हैं। मोनोकॉट्स में अगर आपके वीड्स जो जनरली जो ग्रो करते हैं, अगर आपके मोनोकॉट्स के फील्ड्स में मोनोकॉट्स ग्रो करे, ये रेयर होता है। और अगर ग्रो कर जाते हैं तो वो अच्छी बात है हमारे लिए, तो वो फ्रूट्स ही देंगे, क्रॉप है वो, क्रॉप ग्रो कर जाए, दूसरा क्रॉप ग्रो कर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर डाइकॉट ग्रो कर जाए तो वो हमारे लिए एक वीड बन जाएगा। तो ये क्या है कि इसका बहुत ही अच्छा काम ये है कि ये डाइकॉट्स को मारता है, ये मोनोकॉट्स को नहीं मारता। तो जितने भी क्रॉप फील्ड्स होती है उसमें हम अगर 2,4-D को स्प्रे कर दे तो वहां पे आपके डाइकॉट, वहां पे बेसिकली आपके वीड्स ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। सो टू क्रिएट गार्डन्स विदाउट वीड्स 2,4-D इज यूज्ड। देन सेल कैलस। कैलस का मतलब होता है मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड प्लांट टिश्यू। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कौन से होते हैं, या तो स्टेम सेल्स होते हैं एनिमल्स के या मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं प्लांट्स के। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मतलब जो सिर्फ डिवीजन की कैपेबिलिटी रखते हैं, इन्होंने कोई भी फंक्शन अभी तक अडॉप्ट नहीं किया है, ठीक है। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो होते हैं उनको बोला जाता है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को कैलस बोला जाता है। अब मेरा ये है एक पेट्री डिश, ठीक है। इसके अंदर मैंने बहुत सारे सेल्स रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे मैंने सेल्स रखे हुए हैं और ये सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। ये कुछ भी बना सकते हैं। मुझे इससे प्लांट ग्रो कराना है तो मेरे को उसके लिए ऐसी चीज चाहिए जो कि शूट फॉर्मेशन कराए और ऐसी चीज चाहिए जो कि रूट फॉर्मेशन कराए। तो इस कैलस के अंदर अगर मैं 2 हार्मोन डालूं, एक डालूं मैं ऑक्सिन और एक डालूं मैं साइटोकाइनिन, तो ऑक्सिन जो होगा रूट्स फॉर्मेशन करा देगा, साइटोकाइनिन शूट फॉर्मेशन करा देगा और इस कैलस से मेरा एक प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सिन्स हमेशा याद रखना कि अगर आप कैलस के अंदर ऑक्सिन्स डालते हो तो रूट्स डेवलप होती है और जाइलम डेवलप होते हैं। जाइलम किसी के अंदर आता है, रूट्स के अंदर ही आता है बेसिकली। तो बेसिकली आपके रूट्स डेवलप होते हैं, ठीक है। देन इट प्रमोट्स, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ग्रोथ अगर प्रमोट कर रहा है, ग्रोथ प्रमोटर है, तो सेल डिवीजन तो वो कराएगा ही कराएगा। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एपिकल डोमिनेंस। अगर आपका एक प्लांट है, एक प्लांट अभी बना है तो उसकी एक टिप होगी, टिप पे उसका एक बड होगा, इस बड से आगे ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। इस बड को हम कहेंगे एपिकल बड। इस एपिकल बड पे क्या कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, ऑब्वियसली ऑक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि टिप्स पे प्रोड्यूस होता है। ऑक्सिन जो होता है ना बेटा आपका, वो लैटरल बड्स को बनने नहीं देता। अगर लैटरल बड्स नहीं बनेंगे, लैटरल बड्स बनेंगे तभी तो उसकी ब्रांचेस निकलेंगी। अगर लैटरल बड्स नहीं बनेंगे तो आपका क्या होगा, आपकी ब्रांचेस नहीं निकल पाएगी, तो जो ग्रोथ है वो सीधा सीधा ऊपर तक
तक हो पाएगी। यहाँ पे एपिकल बड था, फिर इस एपिकल बड ने यहाँ पे ग्रोथ करा दी, फिर एक एपिकल बड आ गया, फिर इसने यहाँ पे ग्रोथ करा दी, एपिकल बड आ गया, लेकिन इस एपिकल बड ने लैटरल बड्स को ग्रो नहीं करने दिया, जिसकी वजह से ब्रांचिंग नहीं हो पाई। तो इसे कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सिन्स जो होते हैं दे प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ लैटरल बड्स, दिस इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस। अगर हम इस एपेक्स को जब भी प्लांट, अब मुझे अगर सपोज करो एक झाड़ी बनानी है, झाड़ी के लिए क्या चाहिए होगा? अगर मैं स्ट्रेट पौधे लगा दूं ऐसे स्ट्रेट, तो वो झाड़ी थोड़ी ना बनेगी। झाड़ी तो तब बनती है जब इसके बीच में जो है ऐसी ब्रांचेस हो, तभी तो झाड़ी बनती है, कि बीच में कोई जगह ही नहीं बच रही है प्लांट्स के बीच में। तो झाड़ियां बनने के लिए आपको लैटरल ग्रोथ होनी बहुत जरूरी है, ब्रांचेस की ग्रोथ होनी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग कि जैसे जैसे प्लांट बनता है ना, उसकी ना टिप काटते जाते हैं, रोज उसके आके टिप काट देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सिन्स जो है ऑक्सिन्स हट जाए और ऑक्सिन्स की वजह से लैटरल ग्रोथ जो है वो प्लांट की होती रहे। अब आप कहोगे कि मैम अगर ऑक्सिन्स हट गए तो फिर ग्रोथ कौन कराएगा? ग्रोथ कराने के लिए सिर्फ एक ऑक्सिन हार्मोन ही जरूरी नहीं है, ऑक्सिन्स के अलावा जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स भी होते हैं जो कि ग्रोथ कराते हैं। तो सेल डिवीजन खाली आपका ऑक्सिन्स नहीं करा रहे हैं, और भी हार्मोन्स करा रहे हैं। तो अगर आप ऑक्सिन्स को हटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, आपके दूसरे हार्मोन्स जो है वो भी आपकी ग्रोथ में हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो फेंस क्रिएट करने में हेज टी प्लांटेशंस क्या होती है? टी प्लांटेशंस में टी लीव्स होती है जिससे हमें टी निकलती है, और लीव्स कहाँ पे आती है? ब्रांचेस पे आती हैं। अगर आपकी ब्रांचेस ही नहीं बनेगी तो टी प्लांटेशन बनेगा कैसे? जो टी प्लांटेशन होती है वो एक घनी झाड़ी की तरह तो होती है, उसके ऊपर इतनी सारी ब्रांचेस होती है, इतनी सारी ब्रांचेस पे लीव्स आ रही हैं, जितनी ब्रांचेस होंगी उतनी लीव्स आएंगी, जितनी लीव्स आएंगी उतना अच्छा आपका टी का यील्ड होगा। ठीक है, तो टी प्लांटेशंस में हमेशा जो है हम डीकैपिटेट कर देते हैं अपने टिप्स को, जिससे कि एपिकल डोमिनेंस को हम हटा सके। ठीक है, हेज मेकिंग मतलब फेंस मेकिंग। ठीक है, अब आते हैं हम जिब्रेलिक एसिड के ऊपर। इसकी डिस्कवरी, ये एक एसिडिक हार्मोन है, इसकी डिस्कवरी जापान में हुई थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि राइस जो क्रॉप्स थे ना, उन्होंने देखा साइंटिस्ट ने कि कुछ राइस क्रॉप्स ऐसे हैं जिसमें जब क्रॉप ग्रो करता है ना तो वह एक्सेसिवली टॉल हो रहा है और थिन हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद वो आगे जाके सीड प्रोड्यूस नहीं करा पा रहा। तो मतलब सीड प्रोड्यूस नहीं करा पा रहा, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है। ठीक है, टॉल होना इज नॉट अ प्रॉब्लम। लोगों को लगता है कि टॉल हो रहे थे ना इसलिए वो एक डिजीज थी। टॉल होने से क्या होगा? अच्छा है अगर हमारे राइस के पौधे टॉल हो जाएंगे तो राइस की यील्ड बढ़ जाएगी, तो हम उसको डिजीज थोड़ी ना कहेंगे। डिजीज तो तब होगी जब हमारा काम रुक रहा है, हमारे लिए एक जो फायदेमंद चीज थी वो ना होके नुकसान हो रहा है हमारा। तो हमारा नुकसान इसमें क्या हो रहा है कि सीड्स नहीं आगे प्रोड्यूस हो पा रही है, तो इसलिए इसको डिजीज बोला गया कि एक्सेसिवली टॉल हो रहे हैं, थिन हो रहे हैं और सीड्स प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है। तो अब उन प्लांट्स को फिर स्टडी किया गया तो पता चला उन प्लांट्स के अंदर फंगस लगी हुई थी, और वो फंगस कौन सी थी? जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई। ये पूछा जाता है कि जो जिब्रेलिक एसिड है या जिब्रेलिन्स है ये कौन सी फंगस से मिले हैं? जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई। या किस से मिले हैं? बैक्टीरिया से मिले हैं, प्लांट से मिले हैं, एनिमल से मिले हैं, प्रोटिस्टा से मिले हैं, ये एक फंगस से मिले हैं। ठीक है, और फंगस का नाम है जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई। ठीक है, जिसके अंदर से ये पता चला कि अब ये फंगस लगी हुई है जिसकी वजह से ये डिजीज कॉज हो रही है। फिर एक साइंटिस्ट थे कुरुसावा, उन्होंने बोला, इस डिजीज का नाम दिया फुलिश सीडलिंग डिजीज और बकाने डिजीज ऑफ राइस। ठीक है, और ये बात कि इस फंगस के अंदर है क्या जिसकी वजह से डिजीज प्रोड्यूस हो रही है? इस फंगस के अंदर है जिब्रेलिन्स। वो जिब्रेलिन्स रिलीज कर रहे हैं जो कि राइस के अंदर ये फुलिश डिजीज कॉज करा रहा है। ये चीज पता लगाई थी याबुता एंड हयाशी ने। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं है, मैंने आपको फिर भी ऐसे बता दिया है ये। ठीक है, ओके, अब ये है जिब्रेलिन्स जो होते हैं इंटरनोड इलोंगेशन करा देते हैं, इंटरनोड लेंथ जो होती है उसका इंक्रीज कराते हैं। आप इंटरनोड, आपको पता ही है कि इंटरनोड क्या है, कि अगर पहले आपकी ये नोड्स थे और तो आपकी ये इंटरनोड की लेंथ थी, अब आपकी क्या हो गई कि नोड्स तो आपके जो थे 3 ही रहे,
लेकिन इंटरनोड की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो इंटरनोड की लेंथ ये इंक्रीज कराते हैं और जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, तो ये किसके अंदर कराते हैं, ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है बोल्टिंग। और ये जो लीव्स होती हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर बोल्टिंग होती है, ये रोजेट फैशन में ग्रो करते हैं। अब रोजेट फैशन क्या होता है, रोजेट फैशन होता है कि आपके जो है मतलब कि ग्राउंड के ऊपर आपकी लीव्स ग्रो कर रही है खाली, और उन लीव्स के बीच में एक कैबेज का वेजिटेबल ग्रो कर गई, ठीक है। या लोटस जो प्लांट होता है, लोटस फ्लावर जो होता है, लोटस प्लांट कैसे होता है, लीव्स होती है लोटस की, ठीक है, उस लीव के अंदर जो है लोटस कमल का फूल खिलता है आपका, ठीक है। तो ये क्या है कि ये एक बेस से अटैच्ड है, एक ही पॉइंट से, और उस पॉइंट से ये ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ लीव्स निकल रही है, स्टेम नहीं निकल रही जो ऊंचा ऊंचा पौधा हो। बड़ी बड़ी लीव्स, ये लीव्स जो हैं वो हाइट में बड़ी हो सकती हैं, लेकिन इसके अंदर स्टेम नहीं है, ठीक है। या ये एक्सिस ऑफ फ्रूट्स को इंक्रीज करेंगे, या ये सेनिसेंस कराते हैं। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जिब्रेलिन्स का, ये सेनिसेंस कराते हैं, एजिंग कराते हैं, ठीक है। सॉरी, ग्रोथ प्रमोटर है, तो ये एजिंग कैसे कराएंगे, ये डिले करते हैं एजिंग को, दे डिले सेनिसेंस। अब अगर सेनिसेंस डिले होगा, एजिंग डिले होगी, तो क्या होगा, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मैं एजिंग अपनी डिले करूं तो मेरी ऑब्वियसली मेरी लाइफ इन्हांसमेंट हो जाएगा, लाइफ इन्हांसमेंट हो जाएगा तो उसे कहते हैं शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। जो आपके जो वेजिटेबल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि वो अपनी रेडी पे ना पानी छिड़कते रहते हैं वेजिटेबल्स के ऊपर, ठीक है। अब पानी छिड़कते रहते जिससे कि जो प्लांट्स है वो मुरझाए ना, धनिया ना मुरझाए, वो मुरझाएगा नहीं, तो आपका उससे क्या होगा, एक सेकेंड रुकना बेटा। अगर आपका ये मुरझाएगा नहीं तो उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी, तो और बढ़ जाएगी तो वो रेडी पे ज्यादा टाइम तक उसको रख पाएगा और बेच पाएगा। तो ये जो बेचने वाली जो लाइफ होती है ना, कि आपको एक चीज सामान आपको एक बेचना है और जब तक वो बिकता नहीं है तब तक वो जिंदा रहे, अच्छे से रहे, तो उस लाइफ को कहते हैं, उस पीरियड को कहते हैं शेल्फ लाइफ। तो शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं जिब्रेलिन्स, क्योंकि ये डिले करते हैं सेनिसेंस। ये ग्रोथ प्रमोटर्स है, तो हमेशा ग्रोथ वाले काम ही करेंगे, कि कभी भी आपका ग्रोथ के अपोजिट वाले काम नहीं कराएंगे। माल्टिंग प्रोसेस, माल्टिंग प्रोसेस के अंदर मतलब क्या होता है, स्टार्च का डाइजेशन होना शुगर्स के अंदर, स्टार्च का ब्रेकडाउन होना सिंपल शुगर्स के अंदर, और उस शुगर से फिर आप वाइन प्रोड्यूस करते हो, या फर्मेंटेशन करके आप और चीजें बियर या विस्की प्रोड्यूस करते हो, या CO2 रिलीज कराते हो, ठीक है। तो ये जो काम होता है कि स्टार्च का शुगर में कन्वर्ट होना, इसको कहते हैं माल्टिंग, और फिर शुगर का फर्मेंटेशन करके बियर प्रोड्यूस किया जाता है। तो ब्रूइंग इंडस्ट्री के अंदर हमें शुगर बहुत जल्दी चाहिए होती है। अगर हमें शुगर जल्दी मिल जाए तो हमारा जो है वाइन भी जल्दी प्रोड्यूस होगी, तो हमारी यील्ड जो है पर मंथ जितनी वाइन बन रही थी उससे ज्यादा बन पाएगी अगर हम स्टार्च का शुगर में कन्वर्जन को बढ़ा दें। तो हम क्या करते हैं, स्टार्च के ऊपर स्प्रे करते हैं, स्टार्च या जो भी हमने शुगर केन्स जो लिए हैं जो कि एज सोर्स ऑफ स्टार्च की तरह एक्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर हम जिब्रेलिन्स जो है स्प्रे कर देते हैं, जिसकी वजह से माल्टिंग प्रोसेस इनहांस हो जाता है, ठीक है। तो अब कॉनिफर्स के अंदर ये जो है मैच्योरिटी स्पीड अप करते हैं, जिसकी वजह से सीड्स जल्दी प्रोड्यूस हो सके। इंटरनोडल इलोंगेशन करेंगे, सेल इलोंगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन आता है। इंटरनोडल इलोंगेशन तो होगा तो बोल्टिंग के प्रोसेस से रिलेटेड आएगा, ठीक है। सेल इलोंगेशन कौन कराता है, सेल डिवीजन कराता है ऑक्सिन्स, ठीक है। सेल इलोंगेशन कराता है जिब्रेलिन्स, ठीक है। सेल इलोंगेशन होंगे, इंटरनोडल इलोंगेशन होगा तो शुगर केन, गन्ने का पौधा बढ़ेगा ही ना। अगर इंटरनोड्स बढ़ेंगे, इंटरनोड की लेंथ बढ़ेगी तो गन्ने की पौधे की लेंथ भी तो बढ़ेगी। अब लेंथ बढ़ेगी तो उसके अंदर जो कि आपका जितना भी गन्ने का जो रस है वो बढ़ पाएगा, और गन्ने के रस से क्या बनता है, गुड़ बनता है। तो आपका जो है जो यील्ड जो है शुगर केन की वो बढ़ पाएगी, ठीक है। शुगर केन की यील्ड बढ़ेगी तो आपको ऑटोमेटिकली जो उससे हम शुगर जो एक्सट्रैक्ट करेंगे उसकी यील्ड बढ़ेगी। नाउ लेट्स कम टू साइटोकाइनेंस।
साइटोकाइनिन्स को डिस्कवर किया था स्कूग एंड मिलर ने। इन्होंने देखा था, इन्होंने स्टडी किया था टोबैको प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, इन्होंने कैलस में देखा कि अगर हम ऑक्सिन्स डालते हैं तो रूट्स डेवलप होती है, लेकिन प्लांट्स नहीं डेवलप हो पाते। लेकिन अगर हम साइटोकाइनिन्स, अगर हम एक सब्सटेंस डाल दें उसके अंदर, तो हमारा शूट भी डेवलप हो रही है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कैलस के अंदर ऑक्सिन्स तो डाले तो रूट्स डेवलप हुई पड़ी थी। उन्होंने साथ में वास्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट डाल दिया, तो आपका प्लांट डेवलप हो गया। एक बार उन्होंने ईस्ट का एक्सट्रैक्ट डाला तो आपका प्लांट डेवलप हो गया। कोकोनट मिल्क डाला तो डेवलप हो गया। डीएनए डाला तो डेवलप हो गया। ठीक है, तो उनको लगा कि इनके अंदर कुछ ऐसा है जो कि शूट की डेवलपमेंट कराता है। ठीक है, तो इन्होंने इसमें से कुछ ऐसा सब्सटेंसेस देखे, सबके अंदर सब्सटेंसेस आइसोलेट किए। एक सब्सटेंस था जो कि तीनों के अंदर था, तो उन्होंने उसको नाम दिया काइनेटिन। ठीक है, काइनेटिन की काइनेटिन जो है वो जो है शूट की डेवलपमेंट कराता है। और आज की डेट में वो काइनेटिन्स क्या है, वो साइटोकाइनिन्स है। ठीक है, साइटोकाइनिन्स को लेकिन सबसे पहले लैब में आइसोलेट किया गया था हेरिंग फिश के डीएनए से, स्पर्म के डीएनए से। जो डीएनए है वो सारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन हेरिंग फिश के स्पर्म के अंदर के जो डीएनए है उससे हमने साइटोकाइनिन को एक सबसे पहले आइसोलेट किया था। ठीक है, रैपिड सेल डिवीजन कराएगा। अगेन ऑक्सिन्स की तरह ये भी सेल डिवीजन करा रहे हैं, लेकिन सेल इलोंगेशन, इंटरनोडल इलोंगेशन, बोल्टिंग, ये सिर्फ और सिर्फ जिब्रेलिन्स का काम है। सेनिसेंस को डिले करना, शेल्फ लाइफ को इनहांस कराना जिब्रेलिन्स का काम है। ठीक है, माल्टिंग प्रोसेस को इनहांस करना जिब्रेलिन्स का काम है। ठीक है, अब ये जो है ये सेल डिवीजन कराता है, न्यू लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट बनाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये लैटरल शूट जो है उसका फॉर्मेशन कराता है। जो आपके ऑक्सिन्स थे वो लैटरल शूट, ब्रांचेस को बनने नहीं दे रहे थे। ठीक है, और ये ब्रांचेस को साइटोकाइनिन्स बनने देते हैं। तो ये काइंड ऑफ ऑक्सिन्स के एंटी हैं। तो विच हार्मोन इज हैविंग एन एंटी रिस्पॉन्स टू ऑक्सिन? साइटोकाइनिन, क्योंकि ऑक्सिन जो है एपिकल डोमिनेंस करवाता है, मतलब वो शूट जो लैटरल शूट्स है, ब्रांचेस है, उसको डेवलप नहीं होने देगा, और साइटोकाइनिन लैटरल शूट फॉर्मेशन कराता है। तो बेसिकली इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग और इट इज ओवरकमिंग द एपिकल डोमिनेंस, सो इट इज एंटी इन नेचर टू ऑक्सिन। ठीक है, बट इट इज ऑल्सो सिंक्रोनस विद द एक्शन ऑफ ऑक्सिन्स, क्योंकि ये भी सेल डिवीजन कराता है, एंड इट इज ऑल्सो अ ग्रोथ प्रमोटर। ठीक है, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन कराना। एडवेंटिशियस का मतलब जहां से नॉर्मली बनती है चीजें वहां से ना बनना। जैसे एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती है, रूट्स नॉर्मली कहां से बनती है, रेडिकल से बनती है। टिप रेडिकल जो होता है, जो एक सीड होती है ना, सीड, इससे एक प्लम्यूल निकलता है ऊपर और एक नीचे निकलता है रेडिकल। रेडिकल से रूट्स बनती है और प्लम्यूल जो है आगे जाके जो है आपका प्लांट को बना देता है। ठीक है, अगर रेडिकल से रूट ना निकल के आपकी ब्रांचेस से, बैनियन ट्री में क्या है कि रूट्स निकल रही है ब्रांचेस से, तो ब्रांचेस इज नॉट द रेडिकल पॉइंट, वो तो एक प्लम्यूल का पॉइंट हो गया। तो वो एक एडवेंटिशियस, बैनियन ट्री के अंदर जो रूट्स होती हैं, वो जो हैंगिंग रूट्स होती हैं, दोज आर एडवेंटिशियस रूट्स, क्योंकि वो अपनी नॉर्मल रेडिकल से नहीं बन रही है, वो किसी और पॉइंट से बन रही है। ऐसे ही शूट जो कि प्लम्यूल से नहीं निकलता, उसे कहीं और से निकले, उसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस शूट्स। तो एडवेंटिशियस शूट्स की फॉर्मेशन भी साइटोकाइनिन से कराते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड दे डिले सेनिसेंस। डिले सेनिसेंस कौन कौन कर रहा है? जिब्रेलिक एसिड कर रहा है और आपके साइटोकाइनिन्स कर रहे हैं। नाउ इथाइलिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ओनली हार्मोन है जो कि गैस की फॉर्म में होता है। इसको कजिन्स ने साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया था। इन्होंने देखा कि जब हम राइपेंड ऑरेंजेस को, जो कि पके हुए ऑरेंजेस है, उसको अनपके बनानास के बीच में रखते हैं तो बनानास भी पक जाते हैं। इसका मतलब जो पके हुए ऑरेंजेस थे उन्होंने कुछ ऐसा रिलीज किया जिन्होंने अनपके कह रही हूं मैं, सॉरी, जो कि पके हुए नहीं थे बनानास, उनको पका दिया। तो ऐसी कौन सी चीज थी जो उन्होंने रिलीज करी और जो हमें दिखी भी नहीं, जो कि मतलब गीली गीली भी नहीं हुई, तो वो गैस की फॉर्म में रिलीज हुई थी, एंड दैट इज इथाइलिन। ठीक है, सो इथाइलिन जो होता है, इट इज प्रोड्यूस बाय द टिश्यूज विच आर अंडरगोइंग राइपनिंग। राइपनिंग मतलब जो
पकना शुरू कर रहे हैं एंड विच आर अंडरगोइंग सेनिसेंस, मतलब जो कि एजिंग कर रहे हैं। ठीक है, जब ये राइपनिंग हो रही होती है फ्रूट्स की, तो राइपनिंग मतलब एक बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि फ्रूट एक मैच्योर हो रहा है। जब वो मैच्योर हो रहा है तो मतलब वो ग्रो कर रहा है, क्योंकि ग्रोथ होने के बाद ही तो मैच्योरेशन का फॉर्म मैच्योरेशन होती है। तो एक ये एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस मतलब एटीपी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। तो इस टाइम पे आपकी रेस्पिरेशन रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। रेस्पिरेशन रेट कम बढ़ जाने का मतलब आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। आप जब भागते हो तो आपका जो है रेस्पिरेशन क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट है ज्यादा, क्योंकि आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो एटीपी के बिना नहीं होती है। नॉर्मली बैठे हुए हो तो आपको रेस्पिरेशन रेट आपका ज्यादा नहीं है, आप तेज तेज सांसें नहीं ले रहे हो, क्योंकि आप की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रही। लेकिन जब आप भागते हो तो आप तेज तेज सांसें लेते हो, आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। तो नॉर्मली ब्रीदिंग रेट नहीं बढ़ता, आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है। आपका एक सेल्यूलर लेवल पे आपका एटीपी सिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है। उसे कहते हैं रेट इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, विच इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। तो रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक के पीछे कौन सा हार्मोन है? इथाइलिन हार्मोन है। ठीक है, ये सेनिसेंस एजिंग भी कराता है, और एजिंग होगी तो एब्सिशन भी होगी। ठीक है, लीव्स एंड फ्लावर्स की कराएगा ये। ठीक है, उसके बाद डॉर्मेंसी, जो आपके जो मेन जो आपके इनिबिटिंग जो प्रोसेसेस होते हैं ना, वो होते हैं एक तो डॉर्मेंसी। ठीक है, जो कि आपका ग्रोथ के अपोजिट है। ग्रोथ में क्या होता है? आपका बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, डॉर्मेंसी में क्या होता है? आपने लिमिट कर दिया अपने आप को, आप बस जिंदा हो, जिंदा रहने के लिए। ठीक है, आप बस सांसें ले रहे हो, आप कोई और काम नहीं कर रहे हो, तो आपने बाकी अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दिया है। तो आपने अपने सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को अब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पे ले आए हो। तो ग्रोथ में आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस को बढ़ा रहे हो, डॉर्मेंसी में आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कम कर रहे हो। ठीक है, तो कम इसलिए कम हो रहा है, इसलिए ग्रोथ इनिबिटिंग प्रोसेस है डॉर्मेंसी। ठीक है, सेनिसेंस इज ए ग्रोथ इनिबिटिंग प्रोसेस, एब्सिशन इज ए ग्रोथ इनिबिटिंग प्रोसेस। लेकिन जो आपका एबीए होता है ना, एब्सिसिक एसिड, वो सेनिसेंस भी कराता है, एब्सिशन भी कराता है, डॉर्मेंसी भी कराता है। लेकिन जो इथाइलिन है, ये सेनिसेंस और एब्सिशन तो करा रहा है, लेकिन डॉर्मेंसी नहीं कराता, बल्कि डॉर्मेंसी को ब्रेक कराता है। जो सीड्स डॉर्मेंट पड़े होते हैं, या जो बड्स डॉर्मेंट पड़े हैं, कुछ नहीं बना रहे आगे चल के, सीड जो है वो प्लांट नहीं बना रहा है, बड जो है वो आगे जाके जो उसको बनाना है फ्लावर या फ्रूट, वो नहीं बना रहा है। तो क्या होगा कि उसके ऊपर अगर आप इथाइलिन गैस को स्प्रे करोगे, तो वो सीड जो है प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो बड है वो आपका फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा देखा गया था सीड्स का डेवलपमेंट इन पीनट्स एंड बर्ड्स में। बर्ड्स जो पोटैटोज के ऊपर जो बर्ड्स होते हैं ना, छोटे छोटे, जो उनकी आईज होती है, आईज के अंदर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। पोटैटोज को, आलू को अगर आप कुछ टाइम के लिए रख दो ना, तो उसके ऊपर जगह जगह पे ना ग्रीन ग्रीन सी पतली पतली छोटी छोटी लीव्स ही आ जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब वहां पे बर्ड्स जो है वो लीव्स में ग्रो कर गए हैं, तो उनके कहते हैं पोटैटो ट्यूबर्स। ट्यूबर्स निकल जाते हैं वहां से। एक सेकेंड, ट्यूबर्स, एक सेकेंड फोन देना। यस, सो होता क्या है कि पोटैटोज को, आलू जो है एक अगर आप आलू को कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, या आलू को अगर आप एक पौधे के अंदर डाल दो और उसके अंदर मिट्टी डाल दो, ठीक है, तो उसके अंदर धीरे धीरे जो है लीव्स उगनी शुरू हो जाएंगी जगह जगह पे। और वो लीव्स कैसे से धीरे धीरे क्या होगा, उस पोटैटो के अंदर से, ये पोटैटो था, इसके ऊपर छोटे छोटे गड्ढे से होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आईज ऑफ पोटैटो। अगर इनको हम कुछ टाइम के लिए छोड़ दे तो यहाँ पे छोटी छोटी सी लीव्स आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ये लीव्स आ जाती है। और अगर हम इसको छोड़ दे तो इसके अंदर से
शूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, इसी पोटैटो से एक प्लांट पौधा निकल जाएगा पूरा का पूरा। तो इसे कहते हैं कि बड्स जो है वो डेवलप हो गए पोटैटो ट्यूबर्स के अंदर, और ट्यूबर क्या है, एक प्लांट डेवलप हो गया है, ठीक है। तो पोटैटो ट्यूबर इज अ बेसिकली अ प्लांट, ट्यूबर्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि बड से डेवलप होते हैं, ठीक है। अब इट प्रमोट्स रूट ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशन, ठीक है। ये भी आप देख लोगे, पेटियोल इंटरनोड इलोंगेशन करा रहा है, मतलब ग्रोथ भी करा रहा है जगह जगह पे, सेनिसेंस एब्सिशन भी करा रहा है, लेकिन डोरमेंसी भी ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो डोरमेंसी को ब्रेक करने वाला ओनली हार्मोन कौन सा है, इथाइलिन। राइपनिंग कराने वाला ओनली हार्मोन कौन सा है, इथाइलिन। सेनिसेंस को डिले कराने वाला दो हार्मोन्स होते हैं, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स, लेकिन सेनिसेंस को कराने वाले जो हार्मोन्स हैं वो भी दो ही हैं, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। सेल इलोंगेशन कौन कराता है, जिब्रेलिन्स कराते हैं। बोल्टिंग कौन कराता है, जिब्रेलिन्स कराते हैं, ठीक है। उसके बाद रूट फॉर्मेशन, कैलस के अंदर रूट एंड शूट फॉर्मेशन कौन कराएगा, रूट कराएगा ऑक्सिन्स एंड शूट की फॉर्मेशन कराएगा साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन और ऑक्सिन आपस में दोनों में सिमिलैरिटी ये होती है कि दोनों ही सेल डिवीजन कराते हैं, लेकिन दोनों में अपोजिट नेचर भी है, क्योंकि जो ऑक्सिन्स होते हैं वो एपिकल डोमिनेंस कराता है, और जो साइटोकाइनिन्स होते हैं वो एपिकल डोमिनेंस को अपोजिट वे में जो है इंटरैक्ट करते हैं, क्योंकि वो लैटरल शूट फॉर्मेशन कराते हैं, और एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन भी साइटोकाइनिन्स ही करवाते हैं, ठीक है। फीमेल फ्लावर्स अगर बनेंगे तो यील्ड बढ़ती है, क्योंकि जहां पे भी फीमेल फ्लावर्स होते हैं, जिस प्लांट पे फीमेल फ्लावर्स होते हैं उस प्लांट पे फ्रूट बनता है। जहां पे सिर्फ मेल फ्लावर्स होंगे वहां पे फ्रूट कभी नहीं आएगा, हमेशा फीमेल फ्लावर्स के ऊपर फ्रूट्स आते हैं। तो अगर आप फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट कर रहे हो तो आप यील्ड बढ़ा रहे हो, ठीक है। फ्रूट सेट का मतलब होता है ट्रांजिशन ऑफ फ्लावर टू फ्रूट। तो जल्दी से जल्दी फ्रूट्स बनवाना एप्पल के अंदर कौन काम कराएगा, इथाइलिन कराएगा। वो पाइनएप्पल्स के अंदर जो है फ्लावरिंग कराएगा, सबसे पहले फ्लावरिंग से फिर वो फ्रूट्स इंड्यूस कराएगा, ठीक है। सो अब इथेफॉन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप इथाइलिन एक्सेस में रिलीज हो जाए तो क्या होगा, वो भी एक नेगेटिव इंपैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ओवर राइपनिंग हो जाएगी। राइपनिंग होना, पकना एक अलग बात होती है, लेकिन आप एक सड़ा हुआ गला हुआ फ्रूट रख दोगे बास्केट में तो बाकी सारे भी गल जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर इथाइलिन का नेगेटिव इंपैक्ट आ जाता है सेनिसेंस का, क्योंकि वो एजिंग करा देता है। जो ओवर राइपेंड फ्रूट्स होते हैं वो एक्सेस में इथाइलिन को प्रोड्यूस करते हैं। एक्सेस ऑफ इथाइलिन जो है वो राइपनिंग तो कराएगी, राइपनिंग के साथ साथ अगर राइपनिंग 7 दिन में होनी थी तो 2 दिन में करा के उसको फिर 7वें दिन से पहले तो वो एजिड हो जाएगा, एजिड से बाद वो मर ही जाएगा, 7 दिन होने से पहले ही मर जाएगा वो, ठीक है। तो इथेफॉन क्या होता है कि इथेफॉन को क्रॉप्स पे स्प्रे किया जाता है। अगर इथाइलिन स्प्रे कर दोगे डायरेक्टली तो आपका जो है, जो आपके पौधे हैं वो मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे। वो इथेफॉन डालते हैं जो कि आर्टिफिशियल इथाइलिन का ही एक रूप है, लेकिन थोड़ा सा लेस एक्टिव रूप है, जो कि इथाइलिन का प्लांट से रिलीज करवाता है। प्लांट खुद इथाइलिन प्रोड्यूस कर रहा है, इथाइलिन इज नेचुरल, इथेफॉन जो है आपका वो एक आर्टिफिशियल इथाइलिन है। अब प्लांट जो है धीरे धीरे, ये इथेफॉन जो है ना एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होता, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा। एकदम से एब्जॉर्ब हो गया तो एकदम से इथाइलिन प्रोड्यूस हो जाएगा। ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, धीरे धीरे इथाइलिन प्रोड्यूस होता है और आपके फ्रूट्स जो है राइपनिंग शुरू हो जाती है। इथाइलिन को अगर आप आर्टिफिशियली प्रोड्यूस रिलीज करवा रहे हो प्लांट से तो आप ऑब्वियसली आप उसका जो राइपनिंग का रेट है वो इंक्रीज करा रहे हो, लेकिन एकदम से ज्यादा इंक्रीज मत करा देना, धीरे धीरे इंक्रीज कराओ इथाइलिन का, तो वो सही रहता है, ठीक है। देन कॉजेस एब्सिशन, पता ही है आपको, इथाइलिन ने सेनिसेंस भी कराना है, एब्सिशन भी कराना है, ठीक है। और एब्सिशन अच्छे भी होता है क्योंकि अगर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, अगर फ्रूट बन गया है, पक गया है, तो अब इसको गिरना चाहिए पेड़ से नीचे, जिससे कि उसको जानवर खा सके या और जो नीचे रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो खा सके, जो पेड़ पे नहीं चढ़ सकते, जो आर्बोरियल्स नहीं होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो खा सके, तो वो एक अच्छा प्रोसेस भी है। अब हम आते हैं लास्ट में एब्सिसिक एसिड के ऊपर। 1960s के अंदर 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है इंडिविजुअली अलग अलग जो है हार्मोन्स जो है डिस्कवर किए, जो कि नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे थे प्लांट ग्रोथ के ऊपर, जो कि ग्रोथ इनिबिशन करा रहे थे।
किसी ने उसका नाम इनहिबिटर बी रखा, किसी ने एब्सिशन 2 रखा, किसी ने डॉर्मिन रखा। बाद में पता चला गया कि ये तीनों के तीनों एक ही है और उसका नाम रखा गया एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एब्सिशन कराएगा, सेमिसेंस कराएगा, डॉर्मेंसी कराएगा। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ इनहिबिटिंग है। तो ओनली एंड ओनली प्योरली ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड। ठीक है। अच्छा, अब ये सीड जर्मिनेशन को भी इनहिबिट करता है, बट डॉर्मेंसी भी इंड्यूस करता है। सीड डॉर्मेंसी भी कराएगा, बड डॉर्मेंसी भी कराएगा। इथाइलिन बड और सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करा रहा था, ये करा रहा है। ठीक है। अच्छा, डॉर्मेंसी में क्या होता है कि कोई चीज डॉर्मेंट क्यों होती है, क्योंकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में आ गई है। तो वो सोचती है अभी जब तक ये अनफेवरेबल कंडीशन गुजर ना जाए मैं बच के रहूं, मैं अपनी एक्टिविटीज को मिनिमम कर दूं, और जब तक ये अनफेवरेबल कंडीशंस है मैं इसी तरीके से रहूं, और जैसी फेवरेबल कंडीशंस आएगी तब मैं दोबारा से ग्रो करूं, क्योंकि अगर मैं अभी ग्रो करूंगी तो मैं मारी जाऊंगी। तो ये सीड्स जो है डॉर्मेंट हो जाती हैं, बर्ड्स जो होते हैं वो डॉर्मेंट हो जाते हैं। ठीक है। स्पोर्स बनते थे आपने पढ़ा होगा, स्लाइम मोल्ड्स जो है फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स बनाते हैं, और स्पोर्स थिक वॉल्ड होते हैं। ठीक है। तो डॉर्मेंसी जो स्पोर्स थे वो क्या होते हैं, डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। बाद में जब आपका फेवरेबल पीरियड आएगा तब वो ग्रो करेंगे। ठीक है। नाउ स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है इसको। स्ट्रेस हार्मोन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेस हार्मोन, एब्सिसिक एसिड। क्योंकि जब वाटर डेफिशिएंसी होती है, बहुत ही इंटेंस हीट, ड्राइंग का मौसम चल रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, डेजर्ट हो रहा है, डेजर्ट के प्लांट्स हैं, तो वहां पे स्टोमेटा को क्लोज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका जो है ट्रांसपिरेशन ना हो सके, वाटर लॉस ना हो सके, क्योंकि ऑलरेडी सॉइल के अंदर पानी नहीं है। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में वाटर का बैलेंस मेंटेन करके रखने का प्लांट्स के अंदर ये काम करता है एब्सिसिक एसिड। तो इसको बोला जाता है स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि ये स्ट्रेस में प्लांट को हेल्प कर रहा है। तो इसका एक ओनली फायदेमंद काम ये है कि ये स्ट्रेस हार्मोन की तरह भी काम करता है, और डॉर्मेंसी भी कई जगह पे रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। क्योंकि अगर स्लाइम मोल्ड अगर प्लाज्मोडियम की फॉर्म में ही रहेंगे अनफेवरेबल कंडीशंस में तो वो मारे जाएंगे, तो डॉर्मेंसी की भी रिक्वायरमेंट होती है। बट हम अगर बात करें कि इनहिबिटिंग या प्रमोटिंग है तो ये ऑलवेज इनहिबिटिंग है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्लांट हार्मोन्स, और ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको ये सारा चैप्टर समझा दिया है। इसके पॉइंटर्स अभी मैं भेजती हूँ आपको लिख के, और उसके बाद आप इसको लर्न कर लेना। और फिर हम एक टेस्ट रख रहे हैं, और उसमें हम अभी तक के सारे चैप्टर्स ले लेंगे। उसके बाद हम हमारा एनिमल फिजियोलॉजी रह जाएगा।